गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे ठीक हो? अच्छा, जो अभी कल लास्ट लेक्चर जो है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे क्रॉस के एंड टॉर के भी क्वेश्चन दिए हुए थे। तो कुछ बच्चों क्वेश्चन सही हैं, कुछ के गलत है, तो अभी हम उसको सॉल्व कर देते हैं और आप उसके आंसर्स देख लीजिए, है ना। आइए, तो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास, वेक्टर ए इक्वल टू I प्लस 4j प्लस 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू था आपके पास 2i प्लस j प्लस 4k। तो आपको a क्रॉस b निकालना था ना, ठीक है। a क्रॉस b निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, i j k, है ना। तो क्या रखेंगे 1 4 3 एंड b कितना है 2 1 4, ठीक। तो ये कैसा आएगा i इंटू 16 माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 3 1 जा 3, तो हो जाएगा 3 और माइनस j इंटू 4 1 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, तो 4 माइनस 6 और प्लस k इंटू ये हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 8, तो 1 माइनस 8, ठीक। ये हो गया आपके पास। तो ये बचेगा आपको कितना 13 i कैप माइनस जे, तो 4 माइनस 6 कितना माइनस 2, तो जाएगा प्लस 2j कैप एंड माइनस 7k कैप एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन है आपका, वेक्टर a इक्वल टू है i 2i प्लस 3j प्लस k। वेक्टर a इक्वल टू है 2i प्लस 3j एंड प्लस k एंड वेक्टर b इक्वल टू है आपके पास i प्लस j प्लस k, है ना। यही है, आपको क्या निकालना था b क्रॉस a। तो b क्रॉस a निकालना है, तो वैसे i j k लिखना है, देखो 1 1 1 कौन सा रखना है, b के एलिमेंट्स रखा, अब हमको a के रखना है, तो कितना हो जाएगा 2 3 1। क्यों ऐसा किया सर, क्योंकि हमको b क्रॉस a रखना है, तो पहले हम लोग b के कोफिशिएंट को रखेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे फिर कैसे करेंगे, फिर वही कहानी है। ये हो जाएगा i इंटू 1 1 जा 1 और माइनस 3 और माइनस j इंटू 1 1 जा 1 माइनस 2, हो जाएगा 1 माइनस 2 और प्लस k के यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 2, हो जाएगा 3 माइनस 2, है ना। तो ये आएगा i इंटू माइनस 2 माइनस j इंटू माइनस 1 और प्लस k इंटू 1, तो ये लिखेगा 2 माइनस 2i प्लस j माइनस माइनस प्लस और प्लस कितना हो जाएगा k का, एंड दिस इज आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं, ठीक। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके पास कौन सा था, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ में हमको टॉप निकालना था, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ में हमको टॉप निकालना है, तो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है r इक्वल टू आपको दिया है i प्लस j प्लस k एंड फोर्स इक्वल टू दिया है आपके पास 2i प्लस j प्लस k। आपको टॉप निकालना है, तो टाउ बराबर होगा बेटा r क्रॉस f, ठीक है। तो ये मिलेगा i कैप j कैप एंड k कैप, ये है 1 1 1 और ये है 2 1 1, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका i इंटू 1 1 जा 1 माइनस 1, ठीक है, बहुत सही, और माइनस j इंटू 1 1 जा 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और प्लस k इंटू टॉप लेफ्ट राइट बॉटम का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो रिमाइनिंग एलिमेंट बचेगा माइनस करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे दिक्कत वाली बात आपको मुझे नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, सिंपल सी बात है। आई लिया है तो आई वाला कॉलम आई वाला रो छोड़ दिया, कौन कौन सा एलिमेंट बचा 1 1 1 1, तो ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम इसका मल्टीप्लाई कीजिए, देन इनका मल्टीप्लाई कीजिए। अब जे लिया है तो जे वाला कॉलम और जे वाला रो छोड़ दिया, 2 1 1 एंड 2 1 बचा है, तो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम को मल्टीप्लाई किया, तो 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस k लिया, तो k वाला कॉलम k वाली रो छोड़ दिए, तो 1 1 जा 1 और माइनस 2 अगेन, तो 1 माइनस 2, है ना। ये मिला बेटा आपको, ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस j
कितना हो जाएगा -1 और प्लस k इंटू -1, तो ये मिलेगा j माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मिलेगा आपको j प्लस नहीं मिलेगा कि माइनस k है क्योंकि -1 यहाँ पे है, तो -j -k हो जाएगा। तो ये भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये भी बोल सकता था कि टाउ का मॉड निकालो, तो टाउ का मॉड निकालने के लिए तुम क्या करेगा, टाउ का मॉड निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, टाउ का जो मॉड होगा वो अंडर रूट j का 1 है तो 1 स्क्वायर और माइनस k का -1 है तो 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 + 1 बोले तो अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अंडर रूट 2 है या j k है वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वेक्टर f आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वेक्टर f इक्वल टू आपको दिया है i + j + 3k, ठीक है। एंड वेक्टर r इक्वल टू आपको दिया है i + 2j and +k। आपको क्या निकालना है, टॉप। आइए टॉप निकाल देते हैं। टॉप कितना होता है, वेक्टर r + वेक्टर f, अच्छी बात है, i j k, ठीक है। हमको क्या रखना है, r के एलिमेंट 1 2 1, बिल्कुल सही, बोलो आगे ना, ठीक है। फिर f कितना है 1 1 3, बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग आगे बढ़े, तो क्या हो जाएगा i × 3 2 जा 6 - 1 1 जा 1 और माइनस j इंटू j वाला कॉलम, j वाली रो छोड़ दो तो 3 1 जा 3 -1 तो 3 -1, अब k तो प्लस k, तो k वाला कॉलम k वाली रो छोड़ दिया, 1 1 जा 1 -2 1 जा 2 तो 1 -2, ये हो जाएगा कितना 5 i कैप प्लस नहीं होगा भाई, 3 - 1 कितना 2 माइनस 2j कैप एंड 1 कितना हो जाएगा -k कैप एंड दिस इज आंसर। इसका मॉड निकालना है तुमको, मॉड निकाल लो, तो मॉड हो जाएगा टाउ मॉड बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 और प्लस 4 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 30 न्यूटन मीटर, है ना। नहीं, हाँ ठीक तो है, ओके। तो आई होप क्लियर है आपको, और अच्छे से पढ़ ही रहे हो तुम लोग। बहुत बच्चों के आंसर आए थे जो सही भी हैं और कुछ बच्चों के आंसर गलत है, तो जिनके गलत है तो आप एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिए अच्छे से क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर मुझे आप फिर से पूछ लीजिए कमेंट में, या फिर आप मेरे इस पे बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा टॉर्क के थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइबनिज़ थ्योरम आपको पढ़ा देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स 2i + j + k is applied on a body at point 2j + 3k + i लास्ट में, ठीक है। एंड बॉडी इज rotates about 3i + 4j + 12k। फाइंड आउट टॉर्क ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स ने कितना टॉर्क बनाया होगा, क्या दिया है आपको, इस हमारे पास एक फोर्स है जो किसी बॉडी पे उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है और वो बॉडी किस पॉइंट के अबाउट घूम रही है उसके भी पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो डायग्राम अगर हम बनाते हैं कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये हिंज है, तो जिसके अबाउट घूमेगी बॉडी, जिसके अबाउट घूमेगी इसको क्या बोलेंगे, हिंज बोलेंगे। बॉडी जिसके अबाउट घूमेगी इसको क्या बोलेंगे, हिंज बोलेंगे, ठीक है। तो हिंज के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा आपके पास 3i, हिंज का जो पोजीशन वेक्टर हम बोल सकते हैं 3i + 4j एंड +12k, है ना। अब ये फोर्स लगाया गया है यहाँ पे, तो फोर्स कितना है, जो भी फोर्स है वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, जिस पॉइंट पे लगाया है तो कितने पे लगाया है
2j प्लस 3k एंड प्लस आई पे लगाया है। ये कौन है? r है। यस सर। तो अगर ये r है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए बी। अगर ये ए बी है तो ये r है, तो हमको अगर टॉर्क निकालना है तो r क्रॉस f करेंगे। तो f का वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन r का वैल्यू हमको पता नहीं है। r इनमें से ये और ये दोनों r नहीं है। r क्या है? इनका डिस्प्लेसमेंट जो ए बी है वही क्या है? आपका r है। तो r निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? हम लोग वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ए बी क्या है? आपका r है। तो ए बी है तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इसके जो एलिमेंट है इससे से माइनस करना पड़ेगा। तो कितना है यहाँ पे? i है, यहाँ पे कितना? 3i है। तो जाएगा i माइनस 3i और प्लस कितना? 2j। तो ये जाएगा 2j माइनस 4j, फिर यहाँ पे कितना है? 3k। तो जाएगा प्लस 3k और माइनस 12k। तो ये आपको r मिल रहा है। ठीक है, जाएगा माइनस 2i कैप, माइनस 4j कैप एंड माइनस 9k कैप। ये आपको मिल गया r। तो अभी r निकल गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 या 16 में नीट में आया हुआ है। तो आपको एकदम ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत हैवी क्वेश्चन है। सिंपल सी कहानी है। आपको पहले r और f देता था एकदम पका पकाया और आप खा जाते थे r क्रॉस f करके, लेकिन अभी r का वैल्यू आपको निकालना है और फिर वही कहानी। ठीक है, आइए। तो चलो, हमारे पास जगह नहीं है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आइए, तो हमको मिला है बेटा r इक्वल टू मिला है माइनस 2i कैप, माइनस 4j कैप एंड माइनस 9k कैप। और f इक्वल टू हमको मिला है कितना? f कितना था? f का वैल्यू जो भी होगा i 2i प्लस j प्लस k था क्या? या नहीं था तो यही ले लो। ठीक है, ओके, ध्यान ही नहीं, मिटा दिया। तो हमारे पास क्या हो गया? 2i प्लस j प्लस k, ये फोर्स है और r का वैल्यू हमने निकाल दिया है। ठीक, आइए। तो अब हम लोग r का वैल्यू निकाल दिए हैं, तो टाउ निकलेगा। तो टाउ कितना होगा बेटा? r क्रॉस f होगा। तो r क्रॉस f बराबर i प्लस j प्लस k। तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 4 माइनस 9, कितना है? 211 फोर्स तुमको बाद में दिखेगा वीडियो में, तो देख के दूसरा क्वेश्चन बना लेना। फिलहाल मैंने फोर्स ये ले लिया है, हो सकता है यही रहा। ठीक, हो जाएगा i इंटू ये कितना हो जाएगा? 4 1 जा माइनस 4 और 9 1 जा माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस होता है ना, और माइनस j इंटू ये वाला कॉलम रो छोड़ दो, 2 1 जा माइनस 2 और 2 9 जा माइनस 18 बोले तो प्लस 18 और प्लस k इंटू 2 4 जा ये 2 1 जा माइनस 2 एंड 2 4 जा प्लस 8 है ना। ये कितना मिलेगा आपको? 5i कैप और ये मिलेगा 16, तो माइनस 16j और ये कितना मिलेगा? 6k कैप एंड दैट इज टाउ वेक्टर। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। जब आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में या पॉइंट दिया हुआ, जहाँ पे फोर्स लगा रहे, फोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है और हिंज के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको। अब ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन खुद करना है तुमको। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा एक बॉडी है, यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ है, कितना लगाया है? 2i प्लस j, वही वाला फोर्स ले लो। ठीक है, ऐसा दिया है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 4 9, क्या दिया है? मेरा 4 और 9 एक ही जैसे लगता है, 2 4 9, और ये हिंज जो है यहाँ पर है और ये 1 1 3 पर हिंज है, तो ये p है और ये q है और ये होगा क्या आपका r। ये बोल रहे हैं कि फोर्स हमने कहाँ पे लगाया? 2 4 9 पे, किसके अबाउट घूम रहा है? 1 1 3 के। तो इस फोर्स पे कितना टार्क जनरेट किया है? इस फोर्स ने कितना टार्क जनरेट किया है आपको बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? इसके पोजीशन वेक्टर निकालेगा, बाद में इसके पोजीशन वेक्टर निकालेगा। तो क्या लिखेगा? r बराबर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 i कैप प्लस 4 माइनस 1 j कैप एंड प्लस 9 माइनस 3 k कैप। तो r का वैल्यू आपको मिल जाएगा और ये फोर्स है, दोनों का क्रॉस कर देना तो हमको टॉर्क मिल जाएगा। समझे? तो हर बार आपको i j के टर्म में नहीं देगा,
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे देगा, तो आप उसको आई जे के टर्म में निकाल के या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, आइए चलो दूसरा क्वेश्चन ले लो आप। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फोर्स F इक्वल टू 3I प्लस जे प्लस 4K कैप। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन जो है, पॉइंट ऑफ एक्शन आपके पास है I प्लस जे प्लस के कैप, एंड हिंज आपके पास कहाँ पर है, हिंज है 2I प्लस 4J प्लस 12K। तो आपको क्या निकालना है, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि लैमेज थ्योरम क्या है, देन हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो लैमेज थ्योरम एक्चुअल में इक्विलिब्रियम से बात होती है कि इक्विलिब्रियम में चीज़ें कैसे होती है। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी बॉडी चल रही है या रुकी हुई है, अगर उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या है, वेक्टर सम जीरो है, तो वो कौन सा वो क्या होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मान लीजिए मास m है, एक फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो F नेट जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बॉडी, ठीक है, बॉडी विल बी, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। चलिए, बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगी, तो यहीं पर से एक अच्छा सा मेथड जनरेट किया है लैमीज ने, और उन्होंने बताया है कि हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी रहेगी तो उस पर डिफरेंट फोर्सेस निकाल सकते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे देगा, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसमें 3 फोर्स लग रहे हैं, तो ये 2 फोर्स का वैल्यू दिया है, तो तीसरे फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी इस तरह से है, यहाँ पर फोर्स वेक्टर F1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स वेक्टर F2 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स वेक्टर F3 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स वेक्टर F4 लग रहा है। तो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हुआ F1 और प्लस F2 वेक्टर और प्लस F3 वेक्टर और प्लस F4 वेक्टर बराबर 0। आप नोट्स बना रहे हैं ना, ध्यान रखना नोट्स आपका चेक होगा जैसे क्लासेस स्टार्ट होती है। हालांकि अभी तो ईद के बाद लाइव क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, जो जितने एडमिशन कंफर्म हो गए हैं उनकी लाइव क्लासेस होगी। यूट्यूब पे तो लेक्चर आना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको नोट्स बना के रखना है, क्योंकि ये सितंबर तक तो, अभी तो ऐसा बोला गया है कि अगस्त सितंबर में खोल देंगे, तो जून जुलाई कम से कम आपको लाइव ही पढ़ना पड़ेगा, या फिर पता नहीं क्या है कहानी। मैं तो उसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है, बट आगे की क्या कहानी है वो आने के बाद ही पता पड़ेगा कि क्या कहानी है, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि सर जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको नोट्स बना के रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो मतलब फंडामेंटल कहानी ये है कि सर अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे दिखाते हैं क्या कहानी बनती है। आइए, कहानी है सर, देखिए लैमीज थ्योरम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ठीक। ऐसा मान लीजिए, if 3 forces are acting on a body, ठीक है, and forces are represented by 3 sides of a triangle, 3 sides of a triangle, then मान लीजिए आपके पास एक फोर्स ऐसा है, दूसरा फोर्स ऐसा है और तीसरा फोर्स ऐसा है, ठीक। और आपके पास ये ए मान लीजिए F1 है, तो और ये F2 है और ये F3 है, और ये एंगल कितना है इनके बीच, अल्फा है, और ये गामा ले लो, ठीक है, ये गामा है, और इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, और इनके बीच का एंगल कितना है, बीटा है। ऐसा क्या बोला कि अगर एक बॉडी है, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों फोर्स किसी ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किए गए हैं,
और उनके बीच के एंगल्स अल्फा बीटा गामा है, तो हम लोगों के पास रिलेशन क्या मिलता है, ये मिलता है F1 अपान साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। तो ये क्या होगा, होल्ड होगा इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये सत्य होगा और नहीं तो सत्य नहीं होगा। क्या कहानी है, अगर कोई बॉडी है उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं और वो तीनों फोर्स ऐसे नॉर्मल फोर्स नहीं है, तीनों फोर्स किसी ट्रायंगल के तीनों साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो ये रिलेशन होल्ड होगा अगर क्या हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। तो आप समझना F1 अपान साइन अल्फा, F1 अपान साइन एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। अगर आपने F1 लिया है तो यहाँ पर एंगल किसका पुट करना है, बाकी दो फोर्सेस के बीच का। अगर आपने F2 लिया है तो एंगल कौन सा है, बाकी दो फोर्सेस के बीच का। अगर आपने F3 लिया है तो एंगल किसके बीच का लिया आपने, बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल लिया है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से क्लियर करा देते हैं क्या है। फिलहाल जो फंडामेंटल कहानी है लैंग्वेज की ये है, आइए दिखाते हैं। हमारे पास मान लीजिए ऐसा फोर्स है, कौन सा है, F1 है, F2 है, F3 है, उनके बीच का एंगल F2 F3 के बीच का एंगल अल्फा है, F3 F1 के बीच का एंगल बीटा है, F1 F2 के बीच का एंगल गामा दिया है। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि सारे फोर्सेस का ओरिजिन एक ही जगह पे रख दें। सारे फोर्सेस का ओरिजिन कहाँ पे रखें, एक पॉइंट पे। तो सारे फोर्सेस का ओरिजिन जब हम एक पॉइंट पे रखेंगे तो हम F1 को शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिए, और F2 जो है ना, तो F2 को ऐसे लाके यहाँ पे रख दो, तो F2 को हमने यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल सही है। सॉरी F2 है, और जो F3 है बेटा, तो F3 को भी लाके इसका ओरिजिन एक पे रख दो। तो हमने क्या किया है, कि हमने सारे फोर्सेस को एक जगह पे लाके रख दिया है। मतलब अगर कोई बॉडी है तो उस पर आप फोर्स लगाओगे तो ऐसे लगा, मतलब एक बॉडी, यहाँ पे बॉडी है F1 F2 F3, तो फोर्स हम लोग क्या लगाएंगे कि तीनों फोर्स एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हों। तीनों फोर्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हों, एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो रहे थे फोर्स, हमने इसको ऐसा बना दिया। तो अब F1 F2 के बीच का एंगल लिख दो, F2 F3 के बीच का एंगल लिख दो, F3 F1 के बीच का एंगल लिख दो, और फिर लाइनें लगा दो। और देखो हमारे पास क्या क्या कहानी है कि सर F1 F2 के बीच का एंगल कितना है, गामा है, और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है। F2 F3 के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है ना, ये F2 है ना, और ये कौन है, F3 है। इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, और F3 एंड F1 के बीच का एंगल कितना है, बीटा है। तो ये हम लोग बीटा लिख दिए। तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग लिखेंगे फिर F1 अपान साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। अब ऐसे देखने में लग रहा है कि F1 अपान साइन ऑफ उसके सामने का एंगल, F2 अपान साइन ऑफ उसके सामने का एंगल, F3 अपान साइन ऑफ उसके सामने का एंगल। हालांकि दिख तो रहा है लेकिन ऐसे रटना नहीं है। हमको रटना कैसे है कि F1 अपान साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर या अदर टू फोर्सेस। मतलब अगर F1 के नीचे लिखना है जो अल्फा है, F2 F3 के बीच का एंगल है। अगर F2 के नीचे लिखना है जो बीटा है वो एंगल है F3 और F1 के बीच का एंगल है। अगर हमको F3 के नीचे लिखना है जो एंगल है वो किसका है, F2 और F1 के बीच का एंगल है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे सामने एंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे कब होती है, प्रॉब्लम ऐसे होती है। जैसे मान लीजिए ये F1 है, ये आपका F2 है, ठीक है, और ये आपको F3 यहाँ लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, या ऊपर ही लिखता हूं मैं, ये ऐसा F3 लिखा हुआ है। अब क्या होगा, ये मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया है अल्फा, ये दे दिया है बीटा, और ये दे दिया है गामा। तो फिर आप कैसे लिखोगे, आप सामने एंगल तो है ही नहीं, तो सामने एंगल नहीं है तो आप क्या लिखोगे, साइन अपान एंगल बिटवीन अदर टू। तो अगर F1 लिखना है तो ये हो जाएगा साइन F1 का लिखना है, तो F1 के नीचे लिखना है तो साइन यहाँ पे क्या आएगा, F2 F3 के बीच का एंगल। तो ये मान लीजिए बीटा यहाँ पे है F2 F3 के बीच, तो यहाँ बीटा लिख देगा। अगर F2 है तो F2 ये है, तो बाकी दो के बीच का एंगल कितना है, गामा है, तो साइन गामा हो जाएगा। मतलब ये है बच्चों कि हमको हर बार अल्फा F1 के नीचे अल्फा, F2 के नीचे बीटा, F3 के पीछे गामा ऐसे लिखना नहीं है। मतलब ये पैटर्न नहीं है कि हम उसके सामने का एंगल लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हमको सामने का एंगल लेने की जरूरत नहीं है। हमको क्या याद रखना है कि फोर्स जो भी लिया है हमने, हमारे पास कितने फोर्स रहेंगे, लाइनें लगाएंगे तो 3 फोर्स रहेंगे। कितने फोर्स रहेंगे, 3 फोर्स। तो अगर एक फोर्स के नीचे साइन का एंगल लिखना है तो एक फोर्स हमने ले लिया है, बाकी जो 2 फोर्सेस बचे हुए हैं उनके बीच का एंगल हमको लिखना है।
नहीं आया तुमको समझ में? चलो इसको मिटा देते हैं, बड़ा सा डायग्राम बना के ले लेते हैं, ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ठीक, देखो जैसे मान लो आपको क्या दे दिया, थीटा और थीटा 2 से लेके तो और मजा आएगा। ठीक, जैसे मान लो ये आपके पास F3 है, ये कौन है F2 है, और ये कौन है F2 ये ले ले, और ये F1 है। ये मान लो आपके पास कितना है थीटा 1 है, ये मान लो कितना है थीटा 2 है, और ये कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक, यस सर। अब कहानी ये है कि सर हमारे पास ये क्या है F1 अपान साइन, तो F1 आपके पास ये है, तो F1 जब ले लिया है तो बाकी दो के बीच का एंगल क्या होगा, बाकी दो के बीच का एंगल हो जाएगा F2 और F3 के बीच का, तो F2 F3 के बीच का कितना है थीटा 2, तो क्या लिखेगा यहाँ पे थीटा 2 लिखेगा। अब हमको अगर यहाँ पे F2 लिखना है तो F2 अपान साइन, एंगल कहाँ लेगा, एंगल लेगा F2 और F3 के बीच का, तो कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, तो सर थीटा 1 थीटा 2 लिख देंगे। और अगर हमको F3 अपान लिखना है तो F3 कौन सा ये है, तो बाकी दो जो बचे कौन है F2 और F1, तो F2 F1 के बीच का एंगल कितना है थीटा 1, तो क्या लिखेगा साइन थीटा 1। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? हमारे पास हो जाएगा F1 अपान sin थीटा 2, F2 अपान sin थीटा 1 प्लस थीटा 2, F3 अपान sin थीटा 1। फिर से चेक कर लेते हैं, F1 लिया तो F1 लिख दिया, बाकी दो कौन बचे F2 F3, उनके बीच का एंगल कितना sin थीटा 2, तो क्या लिखेगा sin थीटा 2। अगर हमने F2 लिया है तो F2 ले लिया, बाकी कौन बचा F2 F3, तो F2 F3 बीच का एंगल कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो F2 अपान sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखेगा। अगर F3 है आपके पास तो F3 यहां पर है, तो F3 ले लिया तो कौन बचा F1 और F2 बचा, तो F1 F2 के बीच का एंगल कितना है थीटा 1 है, तो क्या लिखेगा sin थीटा 1। बोलो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए इस पर क्वेश्चंस लेंगे ना तो आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि एक बॉडी है, ऐसा एक बॉडी, इस पर फोर्स इधर पे 10 न्यूटन लग रहा है, इधर पे 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और इधर पे मान लीजिए F न्यूटन लग रहा है। ये एंगल कितना है 120 है, 120 मतलब है, ये एंगल कितना है 135 डिग्री है। ठीक है, कुछ और लेते हैं अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास फोर्स 20 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन का लग रहा है, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बना के F लग रहा है। समझा क्वेश्चन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन और इधर पे 10 न्यूटन, इधर पे F लग रहा है। ठीक है, F का वैल्यू निकालना है, हॉरिजॉन्टल से कितना है 37 डिग्री। ठीक, हमको तीनों फोर्सेस दिए हुए हैं, एक वैल्यू नहीं दी हुई है, वो वाली हमको निकालनी है। दो फोर्स का वैल्यू हमको पता है, हमको एंगल्स पता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं F अपान इन दोनों के बीच का एंगल कितना sin 90 बराबर 20 अपान इन दोनों के बीच का एंगल ये, ठीक है, अपान इक्वल टू 10 अपान इन दोनों के बीच का एंगल ये एंगल अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये एंगल्स को निकाल लेंगे तो हम ये आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले एंगल निकालेंगे। अब देख समझ बात को कि सर ये क्या है, ये 90 है और ये कितना 37, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 37। ठीक है, अब ये एंगल निकालना है तो आप समझ बात को कि अगर ये 37 था तो ये कितना होता 53, चूंकि ये टोटल तो 90 था ना, तो फिर ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 53। बहुत बढ़िया सर। और ये एंगल कितना है आपको दिख रहा है 90 डिग्री, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सर। क्या कहानी है कि सर ये F है और ये 20 है, ये 10 है और ये F है, हमको 37 लिया था तो इधर 53, तो 90 प्लस 53 ये वाला एंगल F और 20 के बीच का, F और 10 के बीच का 90 प्लस 37 और ये 20 और 10 के बीच का 90 हो गया। अब आइए हमको क्या करना है, फार्मूला लगा देना लाइन बीच वाला, तो F अपान बाकी दो कौन है 20 और 10, इनके बीच का एंगल कितना है 90, तो sin 90, तो ये कौन सा है इसका हो गया। अब हम लिख देंगे 20, तो 20 अपान इसके 20 हो गया, तो बाकी दो बचा F और 10, तो F और 10 के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस 37, तो क्या लिखेगा sin 90 प्लस 37, है ना।
एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर समझा देंगे, कोई नहीं है ना। और इक्वल टू क्या लिखेगा 10/10 कौन सा है, ये है। बाकी दो कौन बचा, ये लोग बचे, इनके बीच का एंगल कितना है 90 + 53, तो sin 90 + 53 ये लिख दिया। तो आइए ये वैल्यू लिख दो, तो कितना हो जाएगा f/sin 90 होता है 1 = 20। तो एट अ टाइम आप किसी दो को ले लीजिए क्योंकि इक्वेशन बनानी है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो लेफ्ट में f वाला टर्म है और उधर पे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो हम लोग उधर पे कर लेंगे। तो 20 ये sin 90 + थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है। तो sin 90 + थीटा cos थीटा, तो sin 90 + 37 कितना हो जाएगा cos 37। और हमने तुमको पढ़ाया है कि cos 37 का वैल्यू होता है कितना 4/5। तो f = 20/4/5, 5 जाएगा ऊपर तो जाएगा 100 कितना 4, तो f = कितना आएगा 25 न्यूटन। एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। चलिए फिर से समझा देते हैं। हमारे पास फोर्स दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, और हमने इसको ऐसे लाइनें लगाने के लिए हमको एंगल्स निकालने पड़ेंगे। हमने एंगल निकाल लिए और ऐसा सॉल्व कर दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन सिंपल सा आप ले लोगे, खुद करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, ठीक। या जो भी नंबर है 3 नंबर का आंसर ऐसे देना, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए एक फोर्स इस तरह से है 15 न्यूटन का, और एक फोर्स आपके पास है 5 न्यूटन का, और इधर पे आपके पास x न्यूटन का फोर्स है। यहाँ पर ये आपको 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, आप निकाल के बताइए, ठीक है। तो बच्चों वेक्टर हो गया है। लैमिज थ्योरम में अभी ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, बॉडी ऐसे लटक रही है, तार से बांधा हुआ है, तो इसको हम लोग अभी सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अभी हमने आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अब जब हम लोग फोर्स वगैरह फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लेंगे तो वहीं के वहीं यहाँ पे लैमिज थ्योरम का यूज करके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने वेक्टर का अप टू द मार्क जितना जरूरत है पढ़ा दिए, हालांकि बहुत टाइम लगा है, 10 लेक्चर हुए हैं, जबकि ये 3 घंटे का टॉपिक होता है। तो अभी हम छोटे बच्चे हो तो इसलिए छोटे बच्चों को हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो अभी धीरे धीरे हमने पढ़ लिया है, वेक्टर पढ़ लिया है। अभी हम थोड़ा फिजिक्स की तरफ जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारा वेक्टर पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं। तो हम लोग अभी फोर्स वगैरह की बात करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, ब्लॉक एंड पुली सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें भी पढ़ने की बारी है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ईद के पहले हम थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारी तो क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएगी, तो देन मेन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा आपका कि भाई अब हमारे पास जो नीट का जो सिलेबस है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों खुश रहिए, आबाद रहिए।